सेंथनी, आपको पूरा क्लियर तो है ना मोलार मास कैसे निकालते हैं? निकाला आपने? कुछ वैल्यूज आए आपके उसमें जो आपने किए अभी अटेम्प्ट? बुक है मोलार मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला मास है ना, वो तीन जो दिए हुए। ये नहीं है, इधर इधर है, इधर ये कौन सा है, हाँ वो बोला। फॉर्मूला यूनिट मास। हाँ वो मोलार मास ही होता है, उसको मोलार मास बोलते हैं, बट इधर इसमें फॉर्मूला यूनिट मास लिखा है। मोलार मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास बोथ आर सेम। आता है तुमको? नहीं, बाकी दोनों किए थे। नहीं आ रहा है? तो आपने ये अटेम्प्ट किए थे ये एग्जाम्पल नंबर 9.4, 9.5, 9.6, 9.7? हम्म 9 9.4, 9.5, 9.6 एंड 9.7, ये चारों आ रहे हैं आपको? आते हैं? ये चार लगा दो पीछे। आते? वो पीछे वो बेंच पे रख देना। पहले उसमें था ना वेंडर, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आईडी बनाया था मेरा भी। ठीक है, हो गया है, करवा लो। एक बार परी से डिस्कस करना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। इंटू नहीं करना है। हाँ, बीच बीच में जो एलिमेंट है, एलिमेंट चेंज होते ही उनको प्लस करना है बीच बीच में। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, NH4NO3। क्या है? NH4NO3। उसमें नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, बराबर? दिख रहा है आपको? ये देखो, नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन कितने हो गए? ऑक्सीजन 3 होंगे। आया समझ में? ओ जीरो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओ। ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है? 14 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन अगेन 14 एंड 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। सो 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48। ठीक है, तो ये हो गया 62 और ये हो गया 16। तो कितना आएगा? 16 नहीं, 18। 18 प्लस 62 कितना आएगा? 80। 80 आएगा ना? 80 ग्राम या 80 यू लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? क्या? क्या? ऐसे ही करना है। फॉर्मूला यूनिट मास एक्सरसाइज में भी दिया होगा ना, 8 8। मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। किसका? कौन सा कनेक्शन? मास ऑफ, अभी हम सांपाल साइड में इधर ऑर्डर है, अभी आएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं तो उनको बोल दीजिएगा, अगर कोई उधर से है बंदा अगर तो आके चेक कर ले। उनको बोल। ये देखो,
कैलकुलेशन देखनी है क्या? वही रहेगी कैलकुलेशन, मैंने जस्ट आपको बता दिया कैसे होगा। विंडो साइड में, बैक साइड में जहाँ पे का नेटवर्क, विंडो में हमारा आउटडोर यूनिट लगेगा और राउटर जो है अंदर लगेगा। आप राउटर जिधर बोलेंगे उधर लग जाएगा। उसमें अलग से दिखाया नहीं है बट ऐसे ही होगा, ठीक है, यही मेथड है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो नेटवर्क देखिए, अगर बीच में कहीं पे अगर लगाएंगे तो वायर तो एकदम बाहर से ही जाएगा, अंदर ग्राउंड तो वायर होगा नहीं। हम्म हम्म, क्या हुआ? तो लग जाएगा, उसमें क्या है, अगर जिधर आप उधर जिधर बोलेंगे वहाँ पे लग जाएगा। वायरिंग आने का ही होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। यही तरीका है, मैंने ऑलरेडी ये देखो इसमें एग्जांपल्स में भी लिखे हुए हैं, यही एक तरीका है। सिर्फ आप जो मासेस है उनके आगे चाहो तो यू लगा सकते हो, बट सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में फाइनल में भी यू लिखा तो भी चलेगा। यू डिनोट करता है एटॉमिक मास यूनिट। यू क्या डिनोट करता है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वाला मैंने बताया था कैसे निकालना है, इसी तरीके से फाइंड आउट करना है। H3PO3, H3PO4, H3PO4 में क्या करेंगे, ये 3 हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन। हाँ क्या? हाँ तो एक्चुअल तरीका तो ये वाला है, आप देखो ना, नोटबुक में भी तो लिखा हुआ है 9.7 9.6, देखो एक बार कैसे सॉल्व किए, देखा आपने कैसे सॉल्व किए हुए? हाँ नहीं, बायो करना है, बस मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बाहर हो ही रहा जो लगा रहे हैं, रुका रहा। हाँ हाँ, क्लास में खड़ा हो गया एकदम। वहाँ गड़बड़ तुम है जिस वो। दिन क्लास में नहीं आए थे उस दिन समझाया था, पर यही तरीका है सही। आपको वो जो तरीका करवाया है वो पता नहीं वो उन्होंने कैसे करवाया, पर एक्चुअल तरीका ऐसा ही होता है सॉल्व करने का। क्लियर है? काफी साल रखते हो आप उसको। और जो आपको तरीका नहीं है, चला चालू रखना पड़ेगा, और जो आपको बताया गया है वो थोड़ा सा अलग वे में किया है। एग्ज़ाम में हो सके तो ऐसे ही करो, क्योंकि आपकी बुक में भी देखो वैसे ही दिया है, देखा आपने 9.4 से लेके। ओके, सो जितने हाइड्रोजन है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 हाइड्रोजन है तो, ऑक्सीजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाकी हमने स्टार्ट किया था टिश्यू। टिश्यू में मैंने क्या क्या बताया था आपको? टिश्यू में क्या क्या बताया था? परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें टिश्यू में भी दो टाइप है एक्चुअली, एक प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा होगा एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू में देखो, प्लांट टिश्यू में दो टाइप आते हैं, एक परमानेंट टिश्यू और एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला था कि जो परमानेंट टिश्यू है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, अनदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसको फाइबर भी बोला जाता है। स्क्लेरेनकाइमा इज लुकिंग लाइक फाइबर्स, जैसे कि जो हार्ड फाइबर होते हैं, प्लांट में भी जो भी हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कि जो प्लांट की आउटर लेयर होती है
वो स्क्लेरन कायमा की बनी होती है, ठीक है। अब वो प्लांट हो सकता है या फ्रूट का कोई हिस्सा हो सकता है, जैसे अखरोट देखा है आपने, तो अखरोट ऐसा आता है ना, उसको तोड़ना पड़ता है, तो अखरोट का जो बाहरी हिस्सा है वो स्क्लेरन कायमा का बना होता है। तो जो भी हार्डेस्ट पार्ट है किसी भी फ्रूट में या इसमें, ये वो किसका होता है, स्क्लेरन कायमा, ओके। जो फ्रूट के अंदर वाला हिस्सा है उसमें ये दो चीजें हो सकती है, पैरन कायमा और कोलेन कायमा, ठीक है, ओके। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो पार्ट है, एक है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। जाइलम में चार हिस्से आएंगे, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, लेकिन जाइलम के बारे में याद रखना है, जाइलम इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। पानी मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रूट से शूट तक या जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उन तक पानी पहुंचाने का काम जाइलम करता है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम इज इज ट्रांसपोर्टिंग द फूड मटेरियल। जो भी शुगर बनती है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उस शुगर को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करता है। मतलब एक तरीके से यूं समझ लो, जोमेटो जैसे, जोमेटो स्विगी वाले क्या करते हैं, रेस्टोरेंट से खाना घर तक पहुंचाते हैं, वैसे ही जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा या लीव्स, उसमें खाना बनता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, और वो खाना फिर ट्रांसपोर्ट होता है बाय द फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये याद रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन पार्ट्स आते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। जो एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द शूट एंड द रूट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ शूट एंड टिप ऑफ द रूट। मतलब एक शूट के, मतलब ये यहाँ पर ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर, और एक पैरों के इधर अंगूठे की तरफ, आया समझ में। तो अगर ये पेन है तो इसका ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, इन दोनों के केस में एपिकल मेरिस्टेम आएगा, ठीक है। सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज स्टार्टेड फ्रॉम द नोड्स ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का नोड्स होते हैं जहां पर ब्रांचेस निकलती है, उस नोड से स्टार्ट होता है ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, आया समझ में। इंटरकैलरी का मतलब होता है बिटवीन द क्या बोल सकते हैं, टू ब्रांचेस, जहां से दो नोड निकलती है, उसको बोलेंगे हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम, आया समझ में। फिर होता है एक लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल का मतलब क्या होता है, ऐसा, लेटरल मतलब ऐसा, हॉरिजेंटल। तो लेटरल का मतलब होता है कि जो हॉरिजेंटली हम जिसको मेजर करते हैं, हॉरिजेंटली मतलब अगर आप एक प्लांट को कट करोगे बीच में से, तो प्लांट में ऐसा राउंड राउंड दिखता है, बीच में ऐसा गोल 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 गोल, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, आया समझ में। तो तीन हिस्से होते हैं प्लांट के, एक जिसमें प्लांट की हाइट बढ़ती है, तो हाइट बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिकल मेरिस्टेम, क्योंकि प्लांट की हाइट सिर्फ ऊपर से नहीं बढ़ती है, जितना प्लांट ऊपर ग्रो करता है उतना ही प्लांट नीचे भी ग्रो करता है, आया समझ में। अभी आपने बनियन ट्री सुना होगा, बरगद का पेड़, जितनी जड़ें, जितना ऊपर वो जाता है उतना ही उसकी जड़ें अंदर होती है, आया समझ में। अगर कोई प्लांट छोटा है तो वो प्लांट अगर ऊपर से छोटा है तो नीचे भी उसकी जड़ें, उसकी रूट्स छोटी होगी, आया समझ में, ओके। सेम आपने इसके बारे में भी सुना होगा, वैसे सेम एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, आपने आइसबर्ग के बारे में सुना है, जितना ऊपर होता है आइसबर्ग्स मतलब जो पहाड़ होते हैं बर्फ के, ओशियन के अंदर, जितना ऊपर होते हैं उतना ही वो नीचे रहते हैं, उससे भी ज़्यादा। उसी तरीके से प्लांट में भी होता है कि जितना वो ज़मीन के बाहर है उतना ही ज़मीन के अंदर भी है, आया समझ में, ओके। सो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ओके, अभी इसमें आपको ये और क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें एग्जांपल दिए है क्या,
देखो एपिकल मेरिस्टेम का तो सिंपली इन्होंने लिखा है कि the root tip contain actively dividing cell. Similarly, the shoot tip also contain actively dividing cell that help the shoot to grow the length. Thus, we conclude that the plant have the growth zone at the tip of the root and the shoot. जो प्लांट की ग्रो जो प्लांट का मेन ग्रोथ जोन होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? द टिप ऑफ द शूट एंड द टिप ऑफ द रूट. मतलब इसकी जब प्लांट की हाइट बढ़ेगी तभी हम बोलेंगे कि हाँ ये प्लांट बड़ा हो गया, तभी बोलेंगे ना. अब प्लांट जैसे मान लो पहले साल लगाया और दूसरे साल बारिश, मतलब दूसरे तीसरे साल में वो उसकी हाइट बढ़ गई, तो हम क्या बोलेंगे? प्लांट की ग्रोथ हो गई है, प्लांट बड़ा हो गया है. इसका मतलब हम उसकी क्या देखते हैं? हाइट देखते हैं. दूसरा, शूट पे एक वो ग्रोथ करता है, शूट जो डायमीटर है उसमें भी ग्रोथ करता है. डायमीटर मतलब उसका जो, हाँ जो उसका थिकनेस है वो भी बढ़ेगा. आया समझ में? ओके. सो ये है एपिकल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टेम में मैंने जैसे कि बताया कि उसका डायमीटर, जो उसके रिंग्स है वो बढ़ने लगेंगे, जो बीच में रिंग होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू विजिटेड टिम्बर यार्ड और ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ द ट्री, you may notice the several ring like pattern on the growth ring. अभी मैं आपको इसमें एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. स्टेम स्टेम लिखा तो स्टेम नहीं आया, स्टेम सेल आ गई. शूट लिखता हूँ. नहीं आ रहा. लेके जाएंगे उनको बताया है ना, वहाँ पे चलेगा नहीं, कोई कंफर्म नहीं हो सकता, चलेगा नहीं तो. समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आप नहीं समझते. मैं बोल रहा हूँ बेला यहाँ से अभी सानपाड़ा में ऑर्डर है, ठीक है, इन्होंने बुकिंग किया है, और अभी ये एक बेलापुर लेके जाने वाले हैं बोल रहे हैं. हाँ चल गया तो ठीक है, नहीं तो लोकेशन री इंस्टॉलेशन डालना, रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा. ठीक है, तो आज ही लेके जाने, कल ही लेके जाने वाले बोल रहे हैं. ओके ठीक है. सो लेटरल मेरिस्टेम में अगर अगेन हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर रिंग्स होती है. दीज आर एनुअल ग्रोथ रिंग. सम एनुअल रिंग्स आर वाइड एंड सम आर नैरो. कुछ वाइड होती है, आपने देखा है कभी कोई प्लांट को कट होने के बाद? हाँ, उसमें ऐसा राउंड राउंड रिंग्स होती है कलरफुल, कोई डार्क ब्राउन होती है, कोई थोड़ी सी लाइट ब्राउन, ऐसा करके ऐसे कुछ रिंग्स होती है. तो कोई चौड़ी रहती है ऐसा, कोई नैरो रहती है, कोई वाइड होती है. देखा है वो रिंग का साइज? कभी कटा हुआ प्लांट अगर आपने देखा हो तो उसमें ये नोटिस करना. तो इसमें देखो आगे क्या है? reflecting the favorable and unfavorable growth condition during the particular year. By counting these annual rings, scientists can estimate the age of the tree. जितने रिंग्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, और रिंग का जो जितना वाइड होगा, रिंग मोटाई उसकी जितनी ज़्यादा होगी, उसका मतलब वो जो प्लांट है वो उतना ज़्यादा पुराना है. आया समझ में? तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक प्लांट की एज फाइंड करने के लिए वो नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करते हैं. नंबर ऑफ रिंग्स तो काउंट करते ही है, लेकिन साथ साथ में वो रिंग का कितना वाइड है वो रिंग, वो भी देखते हैं. क्योंकि जो छोटा प्लांट है, छोटा प्लांट है तो उसमें रिंग छोटे होते हैं. ऐसा 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं. तो साल में हर एक रिंग ऐड होता है. हाँ रिंग बढ़ते हैं. अभी जैसे मान लो डायमीटर बढ़ेगी, अभी डायमीटर छोटा है, इतना सा प्लांट है, तो उसमें रिंग ही किधर होंगे?
एक से दो रिंग होंगे, फिर जैसे जैसे उसकी डायमीटर बढ़ते जाएगा तो क्या होगा, रिंग भी बढ़ेंगे, और रिंग का जो वाइडनेस है वो भी बढ़ेगा, जो रिंग का साइज है वो भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से एक प्लांट का एनुअल ग्रोथ पता लगाया जा सकता है कि कितना पुराना वो प्लांट है। ठीक है, सो जो लेटरल मेरिस्टेम है वो इसलिए यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद इसमें आगे लिखा है द सेल डिवाइड, the cell divides and produce a new cell inside and outside of the concentric manner। concentric का मतलब समझते हो? concentric का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो एक प्लांट है जिसमें एक रिंग है, उसके बाद एक सर्कल और आएगा अंदर, एक सर्कल और आएगा, एक सर्कल इधर और आएगा, तो ऐसे सर्कल बनते हैं। जब सर्कल के अंदर सर्कल, जब सर्कल के अंदर सर्कल होते हैं तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ये मैथ्स में पढ़ना आप, सर्कल में लिखा होता है दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसकी रेडियस छोटी होगी, इसकी रेडियस उससे बड़ी होगी, इसकी रेडियस सबसे बड़ी होगी, तो इसको बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो जो रिंग होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज्ड होती है। आया समझ में? तो जो लेटरल मेरिस्टेम है उसमें जो रिंग्स होती है वो कैसे अरेंज होगी, इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द स्टेम। अब एक बात बताओ, जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे तो डायमीटर भी तो बढ़ेगा रिंग का, नहीं समझे? ये छोटा रेडियस, उससे बड़ा, अब इसको अगर डबल कर दें तो ये डायमीटर हो गया, उसका डायमीटर भी बढ़ते जाएगा। आया समझ में? तो जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करते जाएगा, जैसे जैसे प्लांट पुराना होता जाएगा, उसका डायमीटर बढ़ते जाएगा, मतलब उसका लेटरल मेरिस्टेम ग्रोथ में आएगा। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, अभी स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक happen to the growth of the plant if the tip of the young stem is cut? अगर उसके टिप को कट किया जाए, यंग स्टेम के टिप को, तो क्या होगा? जो एनएमएमसी वाले हैं या महानगर पालिका वाले, एनएमएमसी वाले, वो बारिश से पहले प्लांट कट करने के लिए आते हैं, जो रोड पे आ रहा होता है उसको कट कर देते हैं, है ना? क्यों कट करते हैं? ग्रोथ कम, कम नहीं, वो डाली अगर ज़्यादा ग्रोथ होगी और उसको सपोर्ट नहीं मिला तो डायरेक्ट वो नीचे गिर सकता है। तो वो क्या करते हैं, पहले छटिंग कर देते हैं प्लांट की, करते हैं, देखा हुआ है आपने? क्यों करते हैं? अब वो एक्चुअली वो क्या करते हैं, सिर्फ जो उसकी ब्रांचेज है उसी को कट करते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस को, मतलब वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम को कट करते हैं। समझ में आया? यहाँ पर जो है tip of the young stem is cut, the stem stop growing in the length, but new branches arise from the node of the stem। अब एक बात याद रखना कि अगर इस टिप को काट भी दिया यहाँ पे तो ब्रांचेस बढ़ेगी, ऐसे ये ऐसे ऊपर हाइट में नहीं जाएगा, लेकिन इसकी ब्रांचेस निकलने लगेगी। अगर ऊपर से काट भी दिया तो उसमें से पत्तियां बाहर, छोटे छोटे छोटा वो ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएगी, देखना कभी भी होता है, एक जगह काटा तो दो ब्रांच निकलती है। आया समझ में? सो ब्रांचेस वहां पर फॉर्म होना शुरू हो जाएगी। सो न्यू न्यू ब्रांचेस विल अराइज फ्रॉम दैट part। okay, the intercalary meristem is located at the base of the internode। ठीक है, अब इंटरनोड क्या होता है वो याद रखना, मैं बताता हूँ इंटरनोड क्या होता है, जस्ट अबाउट द नोड। सो अभी मान लो ये नोड है, ठीक है। इंटरनोड क्या होता है, जब दो ब्रांचेस एक जगह पे मिलती है, उसके बीच वाली जो स्पेस होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ठीक है, देखो आगे यहाँ पे लिखा भी है, द नोड इज द पॉइंट ऑन द प्लांट स्टेम वेयर द ब्रांचेस और लीव्स अराइज, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स, द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन द टू नोड्स, मतलब कि अब देखो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, अगर यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और इस बीच वाले को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। समझ में आया? हाँ हाँ, तो बीच वाली है ना। आपने नंबर अपना लॉगिन किया है मैडम, रजिस्टर
अभी है आपके हाँ, तो नंबर मैंने क्या बोला कि एक ऊपर भी हो सकता है, एक नीचे हो सकता है, लेकिन बीच वाली जगह कोई तो इंटर नोड बोलेंगे। आपका नंबर तो ओटीपी अभी आप यहाँ का बात कर रहे हो ना, हेलो, ये वाली। मैं ओटीपी भेज रहा हूँ आपके नंबर पे, तो बताइए मुझे, मैं रिसीव करता हूँ पासवर्ड। तो मैंने वही तो बताया कि एक ऊपर है एक नीचे है। बाजू में कौन सी? ये ये है ना, तो मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, ये। अरे मैंने तुमको डायरेक्ट राउंड करके बताया, इन्होंने ऐसे बताया है, तो ये वाला हिस्से को बोलेंगे इंटरनोड। अब मैंने क्या बोला कि एक ऊपर हो सकती है एक नीचे हो सकती है, हमेशा ब्रांचेज एक जगह से थोड़ी निकलती है, एक ऊपर एक नीचे होती है, तो बीच वाला जो गैप है उसको इंटरनोड बोलेंगे। मैंने वही तो बोला आपको। तो इसमें अभी देखो, इसमें गैप ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, ये इंटरनोड होगा। आया समझ में? अभी जैसे मान लो ये प्लांट है, अभी इसमें एक नोड यहाँ से निकल रही है, एक नोड यहाँ से निकल रही है, तो ये वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ठीक है, ओके। You may also have observed that when the क्या है वो hinge है ना, hedge around the garden is cut, after some time more branches appear again, giving a hedge a bunchy appearance. The grass also appear after some time, being moved and grazed by the animals. So ये समझ आया ये इसमें क्या लिखा है? तो ग्रास को भी अगर जैसे मान लो ग्रास कटिंग करते हैं, या ग्रास को अगर सपोज कुछ एनिमल ने खा लिया है या फिर सपोज उसको डिस्ट्रॉय किया, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद वापस से वो अपीयर होने लगती है, ठीक है, और ज़्यादा अमाउंट में आती है। अगर सपोज एक बार कट किया तो फिर वो जब ग्रोथ होगी तो एक जगह से दो ब्रांचेस निकलेगी ऐसा। केमिकल डालो तो केमिकल डाला तो वो डालते ना पानी में, वो पेस्टिसाइड, उससे भी तो बढ़ता है, उससे बढ़ता है तो नहीं। फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड बढ़ता है, लेकिन उसमें वो एक्चुअली उसको खाने के लिए कंज्यूम नहीं कर सकते, फिर वो नहीं वो पॉइजनस अभी रहता है। ऐसे आते हैं कुछ उसे पेस्टिसाइड से बढ़ता नहीं है, अनवांटेड प्लांट आते हैं वो पेस्टिसाइड से बढ़ता नहीं है, विडिसाइड्स पेस्टिसाइड बोलते हैं उसको। तो होता क्या है कि अगर सपोज कोई भी मान लो कुछ कीड़े लग रहे हैं जैसे प्लांट को, वो बोल रहा है कि पेस्टिसाइड से बढ़ता है क्या? पेस्टिसाइड से बढ़ता नहीं है, पेस्टिसाइड से वो जो कीड़े मकोड़े जो खाते हैं उनको मार देता है वो। तो अगर मान लो 5 प्लांट उगे, उसमें से एक को कीड़ा खा गया, तो फिर उसमें से 4 ही बचे ना, तो पेस्टिसाइड डालने से पांचों के पांचों बचे रहेंगे, उसमें से एक को कीड़ा नहीं खा पाएगा ऐसा। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द नोड्स ऑफ इट्स स्टेम। these meristematic tissue are called intercalary मेरिस्टेम। सो याद रखना, इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। क्लियर है? बाकी इतना भर भर के क्यों दिया है, ये तो इनफ हो गया। ये वापस वही लिखा है, आगे भी पढ़ोगे तो वही लिखा है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में भी वही लिखा है, उस इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम उन सब के बारे में फिर से लिखा है। तो एक काम करते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। इसके आगे एक पैराग्राफ दिया है, देखो, द सेल ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल, हैव थिन सेल वॉल, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, dense cytoplasm with many organelles, vacuoles are generally absent at the cell are tightly packed with the little no intercellular space. These characteristics of meristematic tissue allows these continuous and rapid cell division. So इसके मैं कुछ characteristics यहाँ पे लिख देता हूँ, so, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं आपको।
अरे ये क्या आ गया? मैंने तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डाला था। ये मैंने डाला वही था। इसको चेक कर लीजिए। चालू हो गया। पासवर्ड भी आप सेव करके रख लीजिए, मैं बताता हूँ। एक मिनट। तब तक ये रीड कर लो, आप एक काम करो,